बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। देखें आइसोमेरिज्म क्या होती है। पिछले लेक्चर पे हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ा गया था। आज आइसोमेरिज्म पे चर्चा करेंगे। तो चलो देखते हैं आइसोमेरिज्म। यहाँ पर आइसोमेरिज्म में जो कंपाउंड हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आर बोथ आर डिफरेंट। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी या दोनों चीज़ें अगर डिफर कर रही हैं तो इस फिनोमेना को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप। इट इज ऑफ टू टाइप। तो जो आइसोमेरिज्म होगी ये दो टाइप की होगी। पहला हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। और दूसरा हो जाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया, या इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म कर रहे हैं, और दूसरे को कर रहे हैं आप स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर ध्यान दें, एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे। पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफर करेगा। तो ऐसी आइसोमेरिज्म जहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफर करे, उसको आप कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इट इज फॉलोइंग टाइप्स। ये डिफरेंट टाइप की होती है। देखा जाए कौन कौन से टाइप की होगी। पहला पहला हो जाएगा चेन आइसोमेरिज्म। यहाँ पर स्मॉल ए करके लिखते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। यहाँ पर अगर चेन आइसोमेरिज्म की बात करें तो यहाँ पर पहले तो आपको ये बता दें कि कार्बन की संख्या 4 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। चेन आइसोमेरिज्म के लिए कार्बन की संख्या या तो 4 हो या तो ज़्यादा हो। बट इन एल्काइन, ईथर एंड कीटोन, कार्बन की संख्या 5 या इससे ज़्यादा होना चाहिए चेन आइसोमेरिज्म के लिए। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए कि फॉर चेन आइसोमेरिज्म मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन शुड बी, तो आपका आंसर होगा 4। यहाँ पर 5 नहीं होगा। जब एल्काइन का नाम ले ले, ईथर का नाम ले ले, या कीटोन का नाम ले ले, तब आप 5 बताओगे। जब किसी का नाम न ले, केवल नंबर ऑफ कार्बन कहे, तब आप 4 बताओगे। चेन आइसोमेरिज्म है क्या? ये एराइज करती है, एराइजेज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ
स्ट्रेट चेन कंपाउंड इनटू ब्रांच चेन। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड का ब्रांच चेन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाना, ये कहलाता है चेन आइसोमेरिज्म। यहाँ पर जैसे आपको पहले बताया गया कि मिनिमम कार्बन 4 होने चाहिए। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं C4H10, तो यहाँ पर 4 कार्बन हो गए। ये ध्यान दो, हाइड्रोजन नहीं लिखा जा रहा है। जब आपके दिमाग में चेन आइसोमेरिज्म हो तो आप किसी टर्मिनल कार्बन को तोड़ लें। जैसे टर्मिनल कार्बन तोड़ लिया गया, अब आप क्या करेंगे कि जिस कार्बन से तोड़े हैं उस पर नहीं जोड़ेंगे और किनारे वाले पर नहीं जोड़ेंगे, तो बच रहा है एक, आप इस पे जोड़ दें। ये चीज देखें। तो अब यहाँ पर इसको आप कहेंगे एन ब्यूटेन, इसको आप कहेंगे एन ब्यूटेन, इसको कहेंगे आइसोब्यूटेन। ये आइसोब्यूटेन हो गया। इसके बाद अगर आप हाइड्रोजन लगाना चाह रहे हैं तो हाइड्रोजन लगा दें, लेकिन कोई बहुत मतलब नहीं है। यहाँ पर ध्यान दें, C5H12 ले लें, C5H12 ले लें। यहाँ पर अब ये 5 कार्बन है तो इस किनारे वाले को तोड़ लिए, यहाँ से तोड़ें, यहाँ पे नहीं जोड़ सकते, यहाँ पे नहीं जोड़ सकते, बीच में कहीं पर जोड़ दें। ये अब यहाँ पर फिर मेन चेन में 4 कार्बन है, फिर इस किनारे वाले को तोड़ लें। तो इसको अगर आप तोड़ेंगे, यहाँ से देखें ऐसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे नहीं जोड़ सकते, ये किनारे है, यहाँ पे नहीं जोड़ सकते, यहाँ पे नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ पर ध्यान दें, ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो ये हो जाएगा। अब इसको आप कहेंगे एन पेंटेन। नॉर्मल है, चूंकि ब्रांच नहीं है, ये पहला दूसरे कार्बन पर एक, इस कार्बन को CH3 मानेंगे, तो एक CH3 है तो आप इसको कहेंगे आइसो पेंटेन। और इसको आप दूसरे कार्बन पर 2 CH3 है तो नियोपेंटेन कहेंगे। तो C5H12 जो है 3 आइसोमर शो करेगा। यहाँ पर ध्यान दें, ये C4H9Cl ले लिया जाए, तो यहाँ पर कार्बन 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 कार्बन, ये Cl हो गया। अब ये आप किनारे वाले कार्बन को तोड़ेंगे, जहाँ से तोड़े हैं उसके बाद वाले पर जोड़ देंगे। तो एक कार्बन तोड़ लिया गया तो ऐसे CCCCl बचा। अब इससे तोड़े हैं, यहाँ पे नहीं जोड़ सकते, यहाँ पे नहीं जोड़ सकते, बीच वाले पर जोड़ दें। ये हो गया। अगला एग्जाम्पल देखा जाए, ये कीटोन है C5H10O। C5H10O या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। यहाँ पर देखें 5 कार्बन है, तो इस किनारे वाले कार्बन को तोड़ लें, यहाँ से तोड़ रहे हैं, आप यहाँ पर जोड़ दें। ये चीज इसी तरह से ये ईथर हो गया C5H12O। ध्यान दो, कार्बन का 2 टाइम अगर हाइड्रोजन होगा तो एक पाई बॉन्ड होगा, 2 टाइम से ज़्यादा होगा तो पाई बॉन्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 टाइम है, इसका मतलब एक पाई बॉन्ड। देखने में तो ये कीटोन और एस्टर ईथर दोनों का फार्मूला एक जैसे दिख रहा है। यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे कार्बन के 2 गुने से, और यहाँ पर इक्वल होंगे। तो अगर इक्वल हैं और एक ऑक्सीजन है तो एल्डिहाइड या कीटोन होगा। 2 गुने से ज़्यादा हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है तो या तो एल्कोहल होगा या तो ईथर होगा। यहाँ पर ध्यान दें, C C C, यहाँ पर O, यहाँ पर C।
अभी 4 ही सी हुआ है, तो एक और सी लिख लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखें 4 सी है, तो इसको आप यहाँ से तोड़ें, किनारे वाले को बीच वाले पर जोड़ दें। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दे रहे हैं, एस्टर में, कीटोन में या ईथर में, कीटोन में या एल्काइन में, इसमें अगर चेन आइसोमेरिज्म कर रहे हैं तो इसमें कार्बन की संख्या 5 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो 5 या उससे अगर कम होगी तो फिर यहाँ पर 5 से कम होगी तो चेन आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाएगी। चेन आइसोमेरिज्म के लिए वैसे अगर पूछा जाए कितने कार्बन चाहिए, तो आपका आंसर होगा 4 कार्बन चाहिए, लेकिन इन चारों में 5 कार्बन चाहिए, तीनों में। तो ये हो गया चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। अब हम लोग देखेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर लिखेंगे फंक्शनल, सॉरी पहले हम लोग फंक्शनल ना लिख के पहले पोजीशन आइसोमेरिज्म लिख लें। पोजीशन आइसोमेरिज्म, यहाँ पर हो जाएगा arises due to change in position of functional group, multiple bond, or substituent on same base chain। तो अगर आपसे कहा जाए कि पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है, तो आप कहेंगे ऐसे आइसोमेरिज्म जो सेम बेस चेन पर फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट या मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन में चेंज होने से अराइज करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जब आप पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलना चाह रहे हैं तो पहले कंपाउंड का IUPAC नेम लिख लिया करें, और IUPAC नेम लिखने पर रूट वर्ड नहीं बदलना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दो, एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। एग्जाम्पल C4H9Br आपके बुक में बना हुआ है, NCERT के बुक में। यहाँ पर ध्यान दो, C ये हो जाएगा Br। अब यहाँ से आपने नंबरिंग किया 1 2 3 4। इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो लिखेंगे पहले 1 ब्रोमो। अब यहाँ पर रूट वर्ड 4 कार्बन के लिए हो जाएगा ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन हो गया। यहाँ पर ध्यान दें भैया, ये चीज। अब यहाँ पर हम लोग देखें, इस Br को यहाँ से 1 से तोड़ के 2 पे कर दें। तो Br को अगर आप 1 से तोड़ के 2 पे कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो यहाँ पर आपने 1 ब्रोमो ब्यूटेन लिखा है, यहाँ पर 2 ब्रोमो, तो पोजीशन 1 से 2 पे आ गई। ये तो पोजीशन बदल गई, ये चीज़ हमें समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो रूट वर्ड है ये ब्यूट है, रूट वर्ड ब्यूट है। यहाँ पर भी रूट वर्ड ब्यूट है, तो रूट वर्ड नहीं बदला है। तो रूट, ये चीज़ आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि अगर रूट वर्ड बदल गया तो फिर वो पोजीशन आइसोमेरिज्म तो नहीं होगी, बाकी कोई भी आइसोमेरिज्म हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि चाहे जो हो, लेकिन ये है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म तो फिर नहीं होगी। मतलब उस पर हमें पोजीशन पे विचार नहीं करना है, बाकी किसी और पर हम विचार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर टोटल अगर आपसे कहा जाए तो 4 आइसोमर होंगे। टोटल कितने आइसोमर होंगे, तो आपका आंसर होगा 4 आइसोमर। यहाँ पर ध्यान दो,
कार्बन नंबर 4 को तोड़ लो, 3 से तोड़ रहे हो 2 पर जोड़ दो। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये बचा Br, यहाँ पर बचा C। अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ से हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं, ये हो जाएगा ये। तो अब आप इसको लिखोगे 1 ब्रोमो 2 मेथिल, 1 ब्रोमो 2 मेथिल, और ये रूट वर्ड हो जाएगा 3 कार्बन के लिए प्रो, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एन, 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। यहाँ पर देखें भैया, यहाँ पर Br की पोजीशन 1 से तोड़ के 2 पे कर दें। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2, ये हो जाएगा 3। तो इसको आप लिखेंगे 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन प्रोपेन। अब इसकी नंबरिंग कर दिया जाए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये 4 आइसोमर बन गए। अब अगर आपसे कोई कहता है कि यहाँ पर जो 1 और 2 है, ये कंपाउंड 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, 2 और 3, 2 और 4 में किस टाइप की आइसोमेरिज्म है, 3 और 4 में किस टाइप की है। तो देखा जाए 1 और 2 में, ये 1 है, ये 2 है। यहाँ पर ब्रोमो की पोजीशन 1 है, ब्रोमो की पोजीशन 2 है, रूट वर्ड ब्यूट है, रूट वर्ड ब्यूट है। तो बेस चेन तो वही है, मतलब रूट वर्ड सेम है, और पोजीशन बदल गई है, इसलिए आपको कहेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। 1 और 3 को देखें, यहाँ पर पोजीशन भी कांस्टेंट है, पोजीशन नहीं बदली, और रूट वर्ड बदल गया, ब्यूट है यहाँ पर प्रोप है, यहाँ पर रूट वर्ड प्रोप है। तो यहाँ पर ये देखो, ये ब्रांच आ गई, इसलिए इसको आप कहेंगे चेन। इसको आप क्या कहेंगे, चेन। 1 और 4 में देखा जाए, 1 में Br की पोजीशन 1 है, Br की पोजीशन 1 है, यहाँ पर Br की पोजीशन 2 है। पोजीशन तो बदल गई, लेकिन साथ में यहाँ पर ब्यूट आ गया और यहाँ पर प्रोप आ गया, तो रूट वर्ड भी बदल गया। तो चूंकि रूट वर्ड बदल गया, इसलिए आप इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं कहेंगे, भले ही पोजीशन बदल गई हो। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, चेन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर देखने में तो लग रहा है कि देखो ये स्ट्रेट चेन है, देखो ये सीधी चेन है, ये पहला वाला ये सीधी चेन है, यहाँ से ऐसे ऐसे आप आ रहे हैं, ये सीधी चेन है और ये ब्रांच है। तो यहाँ पर ब्रांच आ गया, इसलिए चेन होना चाहिए। पोजीशन 1 है, पोजीशन 2 है, तो पोजीशन बदल गई, इसलिए पोजीशन होना चाहिए, चेन और पोजीशन दोनों होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो ये चीज़ जान लो कि एक चीज़ आपको और बता दें कि चेन और पोजीशन 2 आइसोमेरिज्म ऐसे हैं जो कभी भी एक साथ नहीं पाई जाएंगी। अच्छा, एग्जाम्पल 2 और 3 को देखा जाए, ये 2 है, ये 3 है, ये देखो स्ट्रेट चेन है, यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ पर कार्बन टूट के ब्रांच बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म हो गया। 2 और सारी 2 ये है और ये 3 है। तो 2 और 3 में देखें भैया, यहाँ पर 2 और 3 में, तो यहाँ पर 2 है, ब्रोमीन की पोजीशन 2 है, यहाँ पर ब्रोमीन की पोजीशन 1 है, पोजीशन बदल रही है। लेकिन यहाँ पर ये 4 कार्बन है
और यहाँ पर ये 3 कार्बन है, तो रूट वर्ड बदल गया। तो रूट वर्ड बदल जाने के कारण ये चेन आइसोमेरिज्म ही होगी, सही लिखा गया था। 2 और 4 में देखा जाए, ये है 2, ये है 4। तो 2 और 4 में फिर वही चीज़ कि यहाँ पर देखो बी आर की पोजीशन तो सेम है, लेकिन ब्रांच आ गई इसलिए चेन हो जाएगा। यहाँ पर 3 और 4 देखो, ये बी आर की पोजीशन 1 है, बी आर की पोजीशन 2 हो गई, तो बी आर की पोजीशन तो बदल गई। रूट वर्ड पे विचार किया जाए, रूट वर्ड प्रोप है, रूट वर्ड प्रोप है, तो रूट वर्ड सेम है, पोजीशन बदल गई, इसलिए यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये चीज हो गया। अब यहाँ पर हम आपको नोट करके बताना चाहेंगे, यहाँ पर भैया नोट करके, सॉरी पहला चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म नेवर एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। अगर आपसे कोई कहे कि 2 आइसोमेरिज्म कौन सी हैं जो एक साथ नहीं पाई जाएंगी, तो आपका आंसर हो जाएगा चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म नेवर एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। तो ये 2 आइसोमेरिज्म ऐसी हैं जो एक साथ नहीं पाई जा सकती। अगर दोनों आपको लग रहा है तो फिर आप चेन बोल देंगे, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल पीछे बताया गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 और 4 को अगर ध्यान दो तो ये सीधी चेन थी, ये ब्रांच आ गई इसलिए चेन लग रहा है। नहीं, 2 और 4 को नहीं, 2 और 3 को देखो, ये सीधी चेन थी, यहाँ पर ब्रांच आ गई इसलिए चेन लग रहा है। पोजीशन 1 है, पोजीशन 2 है, इसलिए पोजीशन भी लग रहा है। तो 2 और 3 में लग रहा है, मतलब अगर इसको आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे देखें तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर चेन और पोजीशन दोनों है, लेकिन वास्तव में हम लोग चेन बोलेंगे और पोजीशन नहीं बोलेंगे। चलो भैया, यहाँ पर दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड, मतलब कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो वह कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप के कारण पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं रिप्रेजेंट करेगा। इफ functional group of any compound has carbon, then it does not represent position isomerism due to functional group except ketone। ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो यह कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप के कारण पोजीशन आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं करेगा, लेकिन कीटोन ऐसा करेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान दें। यहाँ पर एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल यहाँ पर आप लिख रहे हैं CH3 CH2 CH2 CHO, ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर एल्डिहाइड है, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसका IUPAC नेम अगर लिखें तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा ब्यूट रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 आल। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, इस CHO को कार्बन नंबर 2 पर CHO है, इसको तोड़ के 3 पे कर दो। तो यहाँ पर हम लोग अगर लिख रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर CHO आ गया और ये हो गया CH3। अब यहाँ पर ध्यान दो, इस कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। तो चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, चेन यहाँ से शुरू होगी और ऐसे चलेगी। जरूरी नहीं कि आप इधर से चल के इधर आए, आप इधर से चल के इधर भी जा सकते हैं।
आपको मालूम है फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है तो उसको रूट वर्ड में इंक्लूड करते हैं, इसलिए इंक्लूड किया गया। और कोशिश की जाती है कि वो मेन चेन में शामिल हो, सॉरी, कोशिश की जाती है कि उसको मिनिमम लोकेंट प्रोवाइड करें। तो कार्बन को काउंट कर लिए और मिनिमम लोकेंट प्रोवाइड कर दिए। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये चीज़ हो गया सब्स्टिट्यूएंट, और ये कहाँ पर है, 2 मेथिल, मतलब दूसरे कार्बन पर है, क्या है भैया, 2 मेथिल है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं। अब यहाँ पर रूट वर्ड हो गया प्रोप, प्राइमरी सफिक्स हो गया एन, सेकेंडरी सफिक्स हो गया 1 अल। अब आप यहाँ पर अगर देखना चाहें तो यहाँ पर तो एक तो आपने रूट वर्ड को बदल दिया है, ये रूट वर्ड बदल गया। यहाँ पर रूट वर्ड वही है, मतलब रूट वर्ड जो ब्यूट था वो प्रोप हो गया, बदल गया। तो रूट वर्ड अगर बदल गया तो सीधी सी बात है एक पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं होगी। यहाँ पर 1 अल है, यहाँ पर 1 अल है, पोजीशन बदली नहीं। तो अगर आपसे यहाँ पर कोई पूछे यहाँ पर कौन सी आइसोमेरिज्म है, तो आपका आंसर यहाँ पर होगा भैया चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन नहीं है। यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल लिखा जाए यहाँ पर। अब अगर आप यहाँ पर देख रहे हो CH3, यहाँ पर मान लो Cl लिख दिया, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CHO, यहाँ पर एक इसी को हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं ये। अब यहाँ पर अगर नंबरिंग करना शुरू करो तो ये हो जाएगा, Cl सब्स्टिट्यूएंट है जो पहले लिखा जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 क्लोरो, रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 अल। यहाँ से नंबरिंग करेंगे फंक्शनल ग्रुप से तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो, रूट वर्ड ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन, सेकेंडरी सफिक्स 1 अल। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कौन सी आइसोमेरिज्म है इन दोनों में, तो आपका आंसर हो जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्यों बोलोगे, क्योंकि रूट वर्ड देखो जो ब्यूट था रूट वर्ड नहीं बदला है। यहाँ पर Cl की पोजीशन 3 थी, यहाँ पर Cl की पोजीशन 2 हो गई, तो पोजीशन 3 से 2 हो गई, मतलब पोजीशन बदल गई, जबकि रूट वर्ड मतलब बेस चेन वही है। इसलिए भैया आप इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म कह सकते हैं। अच्छा, अब आप कह सकते हो कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है और आपने तो बताया था कि कार्बन होने पर पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाएगी। ये देखें, आपने कहा था फंक्शनल ग्रुप, आप ये पूछ सकते हो कि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होने पर आपने बताया था कि पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाएगी। तो ये बताया गया था कि फंक्शनल ग्रुप के कारण पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाएगी। जैसे फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके कारण यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है या और कोई कंडीशन उसी कंपाउंड में है और उसकी पोजीशन बदल रही है तो फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म पाई जा सकती है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है तो वह कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप के कारण पोजीशन आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं करेगा। एक ऐसा कंपाउंड है जो रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज कीटोन। तो इस कीटोन को आप निश्चित रूप से जानते रहिएगा भैया कि ये कीटोन रिप्रेजेंट करेगा, इसको आप निश्चित रूप से ध्यान में रखिएगा। चलो, बाकी बस पोजीशन देखना है तो आप और कोई एग्जांपल लिख सकते हो या छोड़ो एग्जांपल आगे बढ़ा जाए। तो ये हो गया। अब हम लोग तीसरी आइसोमेरिज्म देख रहे हैं, मेटामेरिज्म। ये थर्ड आइसोमेरिज्म है, या यहाँ पर सी लिख देते हैं। सी, ये थर्ड आइसोमेरिज्म है, इसको आप कहेंगे मेटामेरिज्म।
तो मेटामेरिज्म की बात अगर करें तो यहाँ पर इट अराइजेज ड्यू टू चेंज इन नेचर ऑफ alkyl group on both side of double bonded atom or group। डबल बॉन्डेड एटम या ग्रुप की दोनों साइड में जो एल्किल ग्रुप है उसका नेचर बदलने से जो आइसोमेरिज्म राइज करेगी उसको हम लोग मेटामेरिज्म कहेंगे। तो देखा जाए अगर मेटामेरिज्म की बात की जाए आई ई यहाँ पर ओ है, एस है, एन एच है, यहाँ पर सी ओ है, सी ओ ओ है। इतनी जगह पर मेटामेरिज्म पाई जाएगी। इतनी जगह पर मेटामेरिज्म पाई जाएगी। अब एग्जाम्पल देखा जाए, यहाँ पर CH3 CH2 CH2O CH3। अब देखें ये डाईवैलेंट एटम O है, इधर 3 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो आप एक CH2 को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3। ये ईथर हो गया। इसको आप, ये मेथिल है, एथिल है, कॉमन नेम मेथिल एथिल ईथर का, प्रोपिल है, मेथिल प्रोपिल ईथर कहोगे डाई एथिल ईथर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए ये कीटोन है, अब ये ध्यान दो, इधर 3 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 3 2 में बदल गया, 1 भी 2 में बदल गया, तो एल्किल ग्रुप का नेचर बदल गया। यहाँ पर कौन सी आइसोमेरिज्म है भैया, तो आप कहोगे मेटा। लेकिन एक साथ यहाँ पर और है पोजीशन आइसोमेरिज्म, यहाँ पर मेटा भी है और पोजीशन आइसोमेरिज्म है, यहाँ पर केवल मेटा है। अगर पूछा जाए एक बताओ तो फिर आप मेटा को बता देंगे। यहाँ पर नोट करके। अच्छा पोजीशन कैसे है, यहाँ पर 1 2 दूसरे पोजीशन पे है, यहाँ पर 1 2 3 नाम लिखेंगे तो पेंटेन 2 ऑन हो जाएगा, पेंटेन 3 ऑन हो जाएगा। यहाँ पर इसका नाम आप लिख रहे हैं तो पेंटेन 2 ऑन, यहाँ पर पेंटेन 3 ऑन। यहाँ पर हम लोग नोट करके लिख लें, यहाँ पर कीटोन रिप्रेजेंट बोथ मेटामेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म साइमल्टेनियसली। अगर आपसे कहा जाए कीटोन में कौन सी 2 आइसोमेरिज्म एक साथ पाई जाएंगी तो आपका आंसर हो जाएगा
कि पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा और मेटामेरिज्म हो जाएगा। कीटोन में ये दोनों आइसोमेरिज्म एक साथ पाई जाएंगी। इस चीज़ को आप निश्चित रूप से ध्यान में रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी दो आइसोमेरिज्म एक साथ पाई जाएगी, तो आपका हो जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। यहाँ पर एक और पॉइंट लिखेंगे, ये एक पॉइंट हो गया। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, एल्कीन एंड एल्काइन नेवर रिप्रेजेंट मेटामेरिज्म। एल्कीन और एल्काइन में कौन सी आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाएगी, तो आपका आंसर होगा कि यहाँ पर मेटामेरिज्म नहीं पाई जाएगी। एल्कीन एंड एल्काइन नेवर रिप्रेजेंट मेटामेरिज्म। यहाँ पर देख सकते हो भैया, जैसे यहाँ पर आपने लिखा CH3 CH2 CH2 CH CH CH3। अब यहाँ पर देखो ये एल्कीन है इतना, एक तरफ 3 कार्बन है, एक तरफ 2 कार्बन है, 1 कार्बन है। एक CH2 को और इधर कर दिया जाए, तो जब एक CH2 को और इधर कर देंगे तो इधर क्या बचा, ये बच गया। अब आप इसको ध्यान दो, यहाँ पर ये एल्कीन है, इधर 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन है, ये भी 2 कार्बन है, ये देखो 2 और ये 2। तो अब क्या हो गया कि 3 कार्बन 2 में बदल गया, 1 2 में बदल गया, लग रहा है मेटामेरिज्म है, लेकिन नहीं, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है। क्यों? यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसको लिखोगे हेक्स 2इन। और यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर देखें 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6 हो जाएगा, तो इसको आप लिखोगे हेक्स 3इन। तो पोजीशन बदल रही है, इसलिए आप पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे, मेटामेरिज्म नहीं कहेंगे। यहाँ पर देखा जाए फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात करें, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यहाँ पर arises due to change in nature of functional group। तो ऐसी आइसोमेरिज्म जो फंक्शनल ग्रुप में नेचर, फंक्शनल ग्रुप के नेचर में चेंज होने से पाई जाती है, उसको आप क्या कहेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। यहाँ पर देखा जाए भैया एग्जाम्पल में पहला एल्कोहल और ईथर, ये एल्कोहल और ईथर जो हैं ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, ये CH3 यहाँ से तोड़ो और H यहाँ से, H यहाँ पे कर दो, CH3 इधर कर दो, दोनों के पोजीशन को बदल दो, ये हो जाएगा एथिल एल्कोहल, या आप IUPAC नेम लिख सकते हैं एथेनॉल, लेकिन कॉमन नेम से पूछता है, ये हो जाएगा डाई मेथिल ईथर। तो अगर आपसे कहा जाए कि एथिल एल्कोहल और डाई मेथिल ईथर में कौन सी आइसोमेरिज्म है, तो आपका आंसर हो जाएगा भैया फंक्शनल आइसोमेरिज्म, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ध्यान रखिएगा, आइसोसाइनाइड को आप कार्बिलेमिन भी बोलते हैं। यहाँ पर CH3CN
मेथिल साइनाइड और यहाँ पर मेथिल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। इसको आप कई बार IUPAC लिखेंगे तो एथेन नाइट्राइल। आपको कंफ्यूज करने का हर प्रयास करेंगे। इसको मेथिल आइसोसाइनाइड कहेंगे या आइसोनाइट्राइल। तीसरा नाइट्रोएल्केन और भैया नाइट्रोएल्केन के साथ हो जाएगा एल्किल नाइट्राइट। नाइट्रोएल्केन के साथ हो जाएगा एल्किल नाइट्राइट। यहाँ पर जैसे ये नाइट्रोमेथेन है, ये हो जाएगा मेथिल नाइट्राइट। यहाँ पर ध्यान दिया जाए एसिड और एस्टर। यहाँ पर ध्यान दो भैया CH3 CH2 ये। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये CH3 तोड़ लो यहाँ से और यहाँ से H इधर कर दो, CH3 इधर कर दो। ये हो गया। एक और चीज, ये एस्टिक एसिड है कॉमन नेम और ये मेथिल फार्मेट है। मेथिल फार्मेट है। यहाँ पर देखें बेटा, थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ें, इसी में बात करें। आपने H को तोड़ा था, CH3 के साथ बदला था। अब की बार आप पूरा OH तोड़ लो और OH को यहाँ पर रख दो और EH यहाँ कर दो। तो यहाँ पर देखो CH2 बचेगा, यहाँ पर OH आ गया और यहाँ से एक H इधर कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा COH। अब ये ध्यान दो, यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप हो गए। ये OH इसको आप हाइड्रॉक्सी कहोगे और ये एल्डिहाइड तो इसको कार्बोनिल ग्रुप कहोगे। अब जरूरी नहीं कि एल्डिहाइड हो, कीटोन भी बन सकता है। तो यहाँ पर नोट करके एक लाइन लिख रहे हैं, एसिड कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप। एसिड कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप। तो इस चीज को भी भैया आप लोग जानते रहेंगे। यहाँ पर हो गया। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि क्या ये तीनों आपस में फंक्शनल आइसोमर हैं, तो इसको आप फंक्शनल आइसोमर कहोगे, इसको आप नहीं कहोगे, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो गए। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर C2 है, 2 कार्बन है, H4 है, O2 है। यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कितने आइसोमर हैं, तो आप कहेंगे 3 आइसोमर। नंबर ऑफ आइसोमर आपसे कोई पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा 3 आइसोमर। चलो, इस चीज़ पे चर्चा हम लोगों ने कर लिया। अब आगे की जो चर्चा है वो एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। यमीन, यमीन की बात करें, यमीन तो यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी यमीन आर फंक्शनल आइसोमर। तो प्राइमरी यमीन, सेकेंडरी यमीन, टर्सरी यमीन जो हैं
ये आपस में फंक्शनल आइसोमर हैं। यहाँ पर ध्यान दें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 CH3 हैं, मतलब कार्बन हैं, इसको तोड़ें, यहाँ से नाइट्रोजन पे जोड़ दें। एक CH3 और तोड़ें, ये प्राइमरी, जहाँ पर NH2 है वो प्राइमरी, NH है तो ये सेकेंडरी है। एक CH3 तोड़ के N पे जोड़ दें, तो ये ध्यान दो, CH3 N CH3, ये CH3 हो जाएगा। ये टर्सरी एमीन हो गया, प्राइमरी एमीन, प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी हो गया। तो ये तीनों आपस में फंक्शनल आइसोमर हैं। यहाँ पर NH2 अगर दिख रहा है तो प्राइमरी एमीन, NH दिख रहा है सेकेंडरी एमीन, N दिख रहा है टर्सरी एमीन, ये हो गया। यहाँ पर आगे की बात करें, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फंक्शनल आइसोमर। यहाँ पर ध्यान दो, एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं तो हम 3 एल्डिहाइड कार्बन ले रहे हैं, 3 कार्बन का एल्डिहाइड, क्योंकि कीटोन में कम से कम 3 कार्बन हो गए। तो इस CH3 को यहाँ से तोड़ लो और यहाँ से H को तोड़ लो। अब ये H यहाँ पे आ जाएगा, CH3 इधर कर दो, तो ये हो जाएगा CH3 CO CH3 हो गया। ये हो गया भैया एल्डिहाइड कीटोन। यहाँ पर नोट करके, एल्डिहाइड आर कीटोन can also be converted into, पहला, unsaturated alcohol, unsaturated ether, cyclic alcohol, cyclic ether। तो एल्डिहाइड और कीटोन को इन कंपाउंड में भी बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये C3H6O आपने लिया है, आप चाहे इसको एल्डिहाइड कह सकते हैं या कीटोन कह सकते हैं। यहाँ पर कुल 7 आइसोमर होंगे भैया। यहाँ पर पहला आपने एल्डिहाइड लिख लिया, ये CH3 और इस CH को चेंज कर दिया तो ये कीटोन बन गया। ये ध्यान दो, ये अनसेचुरेटेड एल्कोहल बनाना है, अनसेचुरेटेड ईथर बनाना है। जब आपको मालूम है कि अनसेचुरेटेड मतलब ये बनेंगे तो उनको बनाने का प्रयास करो। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये साइक्लिक ईथर बनाना है। तो जो साइक्लिक रिंग होती है उसमें कम से कम 3 मेंबर होते हैं, एक ऑक्सीजन, ये हो गया। 3 मेंबर कम से कम होने चाहिए, 3 से ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं। तो ये जो आपने रिंग बनाया, ये हो गया, ये भी साइक्लिक ईथर है, इस भी साइक्लिक ईथर है। तो ये 4 मेंबर का साइक्लिक ईथर है। 4 मेंबर के साइक्लिक ईथर को ऑक्सीटेन कहते हैं, और ये 3 मेंबर का जो साइक्लिक ईथर होता है उसको आप ऑक्सीरेन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर 4 मेंबर का साइक्लिक ईथर है तो ऑक्सीटेन, और 3 मेंबर का साइक्लिक ईथर है तो सॉरी 3 का है तो ऑक्सीरेन और 4 का है तो ऑक्सीटेन। यहाँ पर साइक्लिक ईथर बन गया। अब साइक्लिक एल्कोहल बनाना है तो यहाँ पर एक पहले साइकिल बना दो, ये हो गया। ये
अब यहाँ पर ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 ये 7 आइसोमर हो गए। तो यहाँ पर C3H6O अगर आपसे कोई पूछा जाए कि कितने आइसोमर होंगे, तो यहाँ पर भैया 7 आइसोमर होंगे। यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल आइसोमर हैं। इनको आप अनसैचुरेटेड एल्कोहल, अनसैचुरेटेड ईथर, साइक्लिक ईथर और साइक्लिक एल्कोहल में भी बदल सकते हैं। तो हम लोग आइसोमेरिज्म आज देख रहे थे। यहाँ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 4 पार्ट पढ़ लिए। अब 2 और बच रहा है, दैट इज टाटोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इस पे चर्चा हम लोग अगले लेक्चर पे करेंगे।